अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उन ख़वातीन के बारे में जिनका पहले जब डिलीवरी हुई तो ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन के बाद उन्होंने दोबारा कंसीव किया, प्रेगनेंसी हुई और अब ये जहन में आपके सवाल आता है कि मेरा पहले ऑपरेशन हो चुका है तो क्या पहले ऑपरेशन के बाद मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश कर सकती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल को कवर करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल और चलते हैं सवाल की तरफ। पहले ऑपरेशन के बाद क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी पहले डिलीवरी कितने अरसे पहले हुई है और आपका दूसरा जो बेबी है वो कब ठहरा है और आपका इन दोनों बच्चों में कितना साल का फ़र्क है। 1 साल का है, 2 साल का है, 3 या 4 साल का फ़र्क है, ये चीज़ मैटर करती है। दूसरी चीज़ ये मैटर करती है कि आपका जो ऑपरेशन हुआ था पिछले डिलीवरी में तो उसका रीज़न क्या है। ऐसे ही हम इस सवाल के जवाब को हर एक को सेम नहीं कर सकते। हर ख़ातून की अलग हिस्ट्री होती है और अलग रीज़न होता है ऑपरेशन का। तो वो रीज़न देखने के बाद और आपके होने वाले बच्चे में कितना गैप है तो इस चीज़ को देखना होगा और उसकी बेस पर हम फैसला करते हैं कि डिलीवरी का जो मोड होगा वो नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा। अब पहला सवाल ये है कि आपका जब ऑपरेशन हुआ तो वो कब हुआ था और आपने जब कंसीव किया फिर आपका बेबी है वो जो नेक्स्ट डिलीवरी होगी तो उन सब में कितना गैप है। यूजुअली ऐसा होता है कि ऑपरेशन वालियों को कम से कम 6 महीने तक तो रुकना होता है ताकि जो इंटरनल टाँके हैं वो हील हो जाएं, क्योंकि ऑपरेशन या बड़ा ऑपरेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें औरत को हील होने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। नॉर्मल डिलीवरी वालियों को जो उनकी इंटरनल हीलिंग है वो जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर उन ख़वातीन के जिनके सी सेक्शन हुए हैं, ऑपरेशन हुआ है, पेट खुला है उनके जिस्म में कट लगा है, तो इस चीज़ में हीलिंग ज़्यादा टाइम मांगती है। अब ये है कि अगर आपका 1 साल से पहले ही दूसरा बच्चा ठहर गया है और आपका जो टाइम है कंसीव करने का, जब आपके डिलीवरी का टाइम आएगा तो 1.5 या 2 साल हुए हैं, तो कंसिडर ये किया जाता है, ये चीज़ देखी जाती है कि आपका यूट्रस किस काबिल है। आपका यूट्रस कमज़ोर तो नहीं है, आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो ज़ोर लगाना पड़ता है तो उसमें यूट्रस या बच्चेदानी फट तो नहीं जाएगी, रप्चर तो नहीं हो जाएगी, ये चीज़ देखनी पड़ती है। दूसरी चीज़ जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपका जो पहला ऑपरेशन हुआ है वो क्यों हुआ है, उस रीज़न को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या वो एमरजेंसी सी सेक्शन था या ऐसी कंडीशन थी कि बच्चे का सांस रुक रहा था, या माँ की कंडीशन ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म लेबर में चली गई थी। तो ये कंडीशंस होती हैं, तो इस बारे में कंसिडर कर सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि ये जो रीज़न्स होते हैं ये टेम्प्रेरी होते हैं। हर बार डिलीवरी में ये प्रॉब्लम आए ये ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे रीज़न होते हैं कि बच्चे ने अपनी आंवल नाल जो है वो अपनी गर्दन के इर्द गिर्द फंसा ली है, तो इस रीज़न के ऊपर भी एमरजेंसी सी सेक्शन हो सकता है। तो ये देखा जाता है कि जो पहली डिलीवरी हुई है उसमें ऑपरेशन जो है वो किस रीज़न की वजह से हुआ है। अब बात करते हैं उस रीज़न की जिसकी वजह से आपका हर बार सिर्फ सी सेक्शन होगा। वो क्या रीज़न है? वो है अगर माँ की हड्डी छोटी है, तंग है या नैरो है, तो इस कंडीशन में उस औरत की, उस खातून की नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। जब 9वें महीने आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर आपका फ़िज़िकल चेकअप करती है। तो ये जो चेकअप होता है ये बताता है कि माँ की जो हड्डी है पेल्विस की वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए रास्ता तंग तो नहीं है, बच्चा आसानी से उस पेल्विस की हड्डी से गुजर कर सर्विक्स की तरफ, वजाइना की तरफ नॉर्मल डिलीवर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो कुछ औरतों की जिनकी हड्डी छोटी होती है उनका लाइफ टाइम के लिए ऑपरेशन ही होता है, उसका कोई दूसरा उसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं है। वो नेचर ने उनकी हड्डी ऐसी बनाई है, तो जिसका रीज़न परमानेंट होता है और प्रॉब्लम परमानेंट होता है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। बाकी जो रीज़न होते हैं उसके ऊपर हम कंसिडर कर सकते हैं कि आने वाले बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो। मैं तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ जो रिकमेंड ही कर सकती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, लेकिन एक्चुअल जो आपकी गायनोलॉजिस्ट है वो ही आपको बताएगी कि आपका जो रीज़न है वो क्या है, और ये सारे रीज़न्स होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप कोशिश कर सकती हैं अगर रप्चर ना हो, यूट्रस के रप्चर होने के चांसेस ना हो, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर किसी का सी सेक्शन हुआ है तो पहला ही ऑपरेशन इतना ख़राब होता है, ऐसे हॉस्पिटल में होता है या ऐसी डॉक्टर ने किया होता है जिसके बाद बच्चेदानी की हालत बहुत अच्छी नहीं होती। तो पहली डिलीवरी के बाद ही डॉक्टर आपको एहतियात करने को बोलती है, या आपसे जो आपका लेबर था वो बहुत
प्रोलॉन्ग लेबर था जिसकी वजह से बच्चेदानी को कोई नुकसान हुआ है, तो अगर बच्चेदानी को कोई नुकसान हुआ है या नुकसान होने का ख़तरा था जिसकी वजह से सी सेक्शन किया गया, तो भी डॉक्टर आपका सी सेक्शन ही हाईली रिकमेंड करेगी। वो इस चीज़ को चूज़ करेगी कि सी सेक्शन ही हो ताकि बच्चेदानी के रप्चर होने को बचाया जा सके। एक ख़तरा ये होता है वीबैक में, वीबैक मतलब वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन। उसमें ये ख़तरा होता है कि अगर आपने बहुत जल्दी कंसीव कर लिया है, आपका जो एक बेबी है वो 1 साल का भी नहीं था और आपने कंसीव कर लिया, आपकी नई डिलीवरी जो है 1.5-2 साल में हो रही है, तो फिर क्या ख़तरा होता है कि माँ को नॉर्मल डिलीवरी में जो ज़ोर लगाना पड़ता है उसमें यूट्रस के फटने, उसके रप्चर होने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर ये फ़ैसला एहतियात से करती है कि आपका सी सेक्शन ही कर दिया जाए या आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। और एमरजेंसी यानी कि इलेक्टिव सिज़ेरियन का मतलब ये है कि एक नॉर्मल डिलीवरी का केस था जो एमरजेंसी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से डिलीवरी के टाइम पे सी सेक्शन जिसका एमरजेंसी में कर दिया गया। तो ये सारी बातें जो होती हैं वो कैलकुलेट की जाती हैं। फिर आपका सी सेक्शन किस मॉड में हुआ है, जिस तरह से आपका कट लगा है यूट्रस में, वो चीज़ भी मैटर करती है कि अब आपके कितने बच्चे हो सकते हैं, 2 या 3। बहुत सारी ऑपरेशन वालियों के 5-5 बच्चे भी कि यूट्रस की हालत, बच्चेदानी की हालत इतनी फ़ाइन है कि आपकी 5 डिलीवरी हो सकती हैं। लेकिन कुछ औरतों के जो ऑपरेशन होता है उसके बाद पहले ऑपरेशन, दूसरे ऑपरेशन या तीसरे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कहती है अब बच्चे ना करें, अब बच्चे बंद करवा दें या आप ख़ुद से एहतियात करें। तो ये उस औरत की जो यूट्रस होती है, बच्चेदानी होती है, उसकी सेहत को देख के, उसकी कंडीशन को देख के ये फ़ैसला किया जाता है। तो ये भी सारी बातें मैटर करती हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के हवाले से कोई सवाल है जहन में तो आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी हर खातून के सवाल का जवाब दे सकूँ। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए।